हेलो स्टूडेंट्स। हमने अपनी प्रीवियस लेक्चर में स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जो फ्रिक्शन का ही एक और टाइप है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या थी हमारी? जब हमने एक ऑब्जेक्ट को एक टेबल पे प्लेस किया था, तो जो फ्रिक्शन जस्ट बिगिनिंग ऑफ द मोशन, जब हमने फोर्स अप्लाई करी थी उस ब्लॉक पे, जब वो ब्लॉक जस्ट चलना ही शुरू हुआ था, जस्ट कमिंग और जस्ट स्लाइडिंग, जस्ट स्टार्टेड स्लाइडिंग। मैं बार बार जस्ट क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि स्टैटिक और काइनेटिक में सिर्फ यही एक डिफरेंस है, ठीक है। दोनों ही फोर्सेस तब रोल में आती हैं जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड करती है। फर्क क्या है? जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो तब रोल में आती है जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं जस्ट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, ठीक है, तो जब हमारी काइनेटिक फ्रिक्शन है वो तब रोल में आएगी जब आप सिर्फ ऑब्जेक्ट को फोर्स दे रहे हो जस्ट एट द बिगिनिंग, ठीक है। उसके बाद जब ऑब्जेक्ट चलना शुरू हो जाएगा तो हमारी कौन सी फ्रिक्शन रोल में आएगी? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये था आपका स्टैटिक फ्रिक्शन सॉरी। और ये है आपकी काइनेटिक फ्रिक्शन आफ्टर द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। तो काइनेटिक वैसे भी काइनेमैटिक्स होता है या काइनेटिक होती है, जो मोशन से रिलेटेड चीजें होती है उसे बोलते हैं। तो काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पे क्या हुआ? इट इज द अपोजिंग फोर्स दैट इज सेट अप बिटवीन द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। फ्रिक्शन अपोजिंग फोर्स है, ये आपको डिफाइन करते हुए लिखना ही पड़ेगा कि दिस इज अपोजिंग फोर्स, ठीक है। दैट इज सेट अप बिटवीन टू सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉमन सा पॉइंट है, जो फ्रिक्शन है वो टू सरफेस ऑफ कांटेक्ट के बीच में ही आती है, मतलब सिर्फ सरफेसेस के बीच में कांटेक्ट की वजह से ही एक्शन में आती है, ठीक है। ये हो गया बिटवीन टू बॉडीज। सिमिलरली जैसे कि हमारी स्टैटिक फ्रिक्शन की डेफिनेशन थी, सेम वही है। व्हेन बॉडी इज इन रिलेटिव मोशन ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। अब इसमें क्या है हमारे पास? व्हेन बॉडी is in relative motion। रिलेटिव मोशन का मतलब ये है, ये नहीं है सिंपल की मोशन आ गया। सिंपल मोशन और रिलेटिव मोशन में फर्क होता है, ठीक है। रिलेटिव मोशन का मतलब है कि थोड़ा बहुत मोशन इस टेबल में भी है, उसके कंपैरिजन में जो मोशन इस ब्लॉक में होगा उसे क्या बोलेंगे? रिलेटिव मोशन। अब ये ब्लॉक टेबल पे मोशन कहाँ से है? जो हमने फोर्स अप्लाई करी, कुछ इफेक्ट उसका टेबल पे भी पड़ा। तो जो फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन ऑफ अ बॉडी की वजह से रोल में आती है उसे क्या बोलते हैं हम? काइनेटिक फ्रिक्शन। इसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? एफ के लिमिटिंग फ्रिक्शन फॉर लिमिटिंग वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। जैसे लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन थी ना हमारे पास, तो यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगी हमारे पास? एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू आर। आर हमारे पास क्या था? नॉर्मल फोर्स। मैं आपको बार बार बताती हूँ ये चीजें, वैसे बार बार बतानी नहीं चाहिए। म्यू के क्या है यहाँ पे? कॉफिशिएंट ऑफ, वहां पे क्या था? स्टैटिक फ्रिक्शन, तो इसीलिए हमने बेस में क्या लिखा था? एस। यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं? ताकि के फॉर काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन डिफिकल्ट नहीं है, दोनों के फॉर्मूलाज सिमिलर हैं। और आर क्या है? नॉर्मल फोर्स, फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली ऑन द ऑब्जेक्ट, जिसे कि आप ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोल सकते हो। अब आ जाती है हमारे पास जो है काइनेटिक फ्रिक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, सिंपल है एज दैट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। फर्स्ट है हमारे पास, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सरफेसेस, ठीक है। सॉरी, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सरफेसेस ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। अब किसके इंडिपेंडेंट होती है? स्टैटिक फ्रिक्शन भी किसके इंडिपेंडेंट होती थी? इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट ना, तो हम यहाँ पे भी वही लिखेंगे, इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया ऑफ सॉरी
सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू बॉडीज, ठीक है। अब ये है जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो ऑलवेज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, मतलब कि जो आपकी स्टैटिक फ्रिक्शन होती है उसे भी आप लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोलते हो, तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो हमेशा लेस देन होती है किसके, लिमिटिंग फ्रिक्शन की, ठीक है। क्योंकि जब एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है उसे मोशन में लाने के लिए ज्यादा फोर्स लगेगी, तो फ्रिक्शन भी इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स होता है ना, तो फ्रिक्शन भी मैक्सिमम ही होगा, थोड़ा ज्यादा होगा काइनेटिक फ्रिक्शन के। एक बार जब बॉडी मोशन में आ गई तो फिर तो वो अपनी वेलोसिटी से खुद ही चलेगी विदाउट एक्सटर्नल फोर्स अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। अब थर्ड फोर्थ पॉइंट क्या है हमारे पास, 3 पॉइंट्स हो गए। इट इज इंडिपेंडेंट या फिर नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब जिस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट चल रहा है उसके भी क्या है, नियरली इंडिपेंडेंट। ये हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन के कुछ छोटी सी प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें कि दो तो सिमिलर टू स्टैटिक फ्रिक्शन ही है। अब हमारे पास जो काइनेटिक फ्रिक्शन की हमारे पास फॉर्मूला है लिमिटिंग फ्रिक्शन वाला, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं सॉरी प्रॉपर्टीज नहीं है, केसेस हैं, प्रॉपर्टीज हमने कर ली है। क्या है, केसेस क्या है। फर्स्ट तो जब जो रिलेटिव मोशन है वो बिगिन हो चुका है, आफ्टर रिलेटिव मोशन हैज बिगन। जब रिलेटिव मोशन बिगन हो चुका है तो हम एक्सेलरेशन कैसे देंगे, एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं उस ऑब्जेक्ट में। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड हियर, एफ इज फोर्स अप्लाइड माइनस फ्रिक्शन, जो काइनेटिक फ्रिक्शन उसमें लग रहा होगा, अपॉन मास। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, ए फॉर एक्सेलरेशन, एफ इज फोर्स अप्लाइड एंड एफ के इज with us kinetic friction and m is mass of object, ठीक है। ये आपके पास फर्स्ट केस हुआ, और अब है हमारे पास सेकंड केस, व्हेन बॉडी मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। जब बॉडी कॉन्स्टेंटली वेलोसिटी से मूव कर रही होगी, जैसे कि मैंने आपको बोला अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन विदाउट एक्सटर्नल फोर्स, जो बॉडी है वो खुद ही मूव ऑन करती रहेगी। अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव ऑन कर रही है, कांस्टेंट लिखा है, ये थोड़ी हैंड राइटिंग ब्लैक बोर्ड डाउन होने की वजह से हो गई, तो बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी इफ, तो जो हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है वो कम हो जाएगी, या फिर इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, फोर्स अप्लाइड वैसे भी फोर्स अप्लाइड क्या हो जाएगा वहां पे, जीरो, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगा, जीरो। हम कंसीडर कर सकते हैं, ये हमने क्यों कंसीडर करा, सिंपल सी बात है, जब कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। आप इस इक्वेशन में पुट भी कर सकते हो, तो जीरो इंटू एम, ये इस तरफ जाएगा तो जीरो हो जाएगा, जीरो मल्टीप्लाई बाय एम हो जाएगा ना। देखो फिजिक्स में आपको ना हर कंसेप्ट को पिछले कंसेप्ट से लिंकअप करना पड़ेगा, अगर आप बिना लिंक करे चलोगे ना तो फिर आपको कोई भी चीज याद नहीं रहेगी। आपको हर कंसेप्ट, इतना बड़ा दिमाग नहीं है किसी का कि वो हर कंसेप्ट को अलग से लेके चले, ठीक है। तो अगर आप लिंकअप करके रखोगे चीजों को तो आपको आसान रहेगा। कांस्टेंट वेलोसिटी मीन एक्सेलरेशन इज जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, जीरो मल्टीप्लाई बाय जीरो क्या हो जाएगा, जीरो, तो जीरो इक्वल्स टू एफ माइनस एफ के, सो एफ इक्वल्स टू एफ के, इधर जाके प्लस हो जाएगा ना, जीरो प्लस एफ के। So here we have, when a body is moving with constant velocity, the kinetic friction या force due to kinetic friction is equal to force applied on an object, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट केस है, इसमें सिर्फ 3 केसेस हैं इसके हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन के, तो उसमें क्या है, when applied force has been removed। तो थर्ड केस है हमारे पास, when F has been removed। जब अप्लाइड फोर्स है हम उसे F कंसीडर कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो when F has been removed, इसी वाली कंडीशन में हम F को जीरो पुट कर देंगे, F के अपॉन M, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, माइनस F के अपॉन M, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा हमारे पास,
माइनस एफ के अपॉन एम। यहाँ पे जो नेगेटिव वैल्यू एक्सेलरेशन की वो इंडिकेट क्या करती है, जो बॉडी है वो बॉडी इज स्टॉप्ड ड्यू टू काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, ये और जो हमें पता ही है कंडीशन हमने क्या लिखी है वो आप लास्ट में भी लिख सकते हो, व्हेन एफ हैज़ बीन या फिर अप्लाइड फोर्स हैव बीन रिमूव्ड। ठीक है, ये था हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन की प्रॉपर्टीज, जो मैंने सिंपल सी प्रॉपर्टीज बताई आपको, और छोटे से केसेस जिसमें हमने एक्सेलरेशन इन डिफरेंट कंडीशंस फाइंड आउट किया। पहला हमारे पास था कि सॉरी पहला हमारे पास था इसमें कि जब जो बॉडी है वो सिर्फ चलना शुरू ही किया हो, चलने शुरू करने के बाद हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होगा। नेक्स्ट था हमारे पास कि जब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही हो, और लास्ट क्या था, जब हमारे पास जो फोर्स अप्लाइड है वो बिल्कुल खत्म हो गया हो, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। न्यू टॉपिक है हमारे पास एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये है सिंपल सा जो हमने कंसीडर करी थी टेबल वाली कंडीशन। ये इसका ब्लॉक डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम अलग होते हैं, ये इसका डायग्राम भी है, आप इसे प्लॉट भी कर सकते हो समझने के लिए। ठीक है, तो ये थी हमारे पास परपेंडिकुलर फोर्स लगती है, ये हमारे पास क्या होती है फोर्स अप्लाइड, और ये हम इसका वेक्टर रिजोल्यूशन बना देते हैं, जो मैंने आपको अब तक कराया है। ठीक है, पढ़ा होगा तो समझ आएगा, पढ़ा होगा तो समझ आएगा। तो सिंपल सा इसे हम क्या लिखते हैं, आर नॉर्मल फोर्स है, ये क्या है फोर्स अप्लाइड। ठीक है, यहाँ पे हम एक कंसीडर कर लेते हैं एंगल, दैट इज अल्फा, अल्फा एंगल कंसीडर कर लेते हैं और नेम्स कर लेते हैं नेम्स अप्लाई कर लेते हैं इनको ए बी एंड सी। ठीक है, सिंपल सा डायग्राम है, ये ब्लॉक है, ये नीचे टेबल है, हम सिर्फ एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पे कि जो फोर्स अप्लाइड होगा वो क्या एंगल ऑफ फ्रिक्शन बनाएगा। तो जो एंगल है उसे क्या बोलते हैं हम, उसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज द एंगल विच द रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन मेक्स विद द नॉर्मल रिएक्शन। एंगल विच normal force and limiting friction makes with normal reaction। इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, tan अल्फा, टेंजेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, टेंजेंट के लिए हम ये राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं ओ बी सी। ठीक है, हम यहाँ पे क्या लेंगे, ट्राइंगल ओ बी सी। ओ बी सी में परपेंडिकुलर अपॉन बेस बी सी अपॉन ओ सी। बी सी कितना है एफ, और इधर भी एफ, ओ सी कितना है आर। एफ अपॉन आर क्या होता है हमारे पास, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो tan अल्फा इज इक्वल टू म्यू। अब हम यहाँ पे K और S नहीं लिखेंगे क्योंकि वो क्या है, स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन, कोई सी भी फ्रिक्शन हो एंगल हमें वही मिलेगा जो है। तो यहाँ से क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। जो कोफिशिएंट होता है हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन का वो क्या होता है, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम करेंगे एंगल ऑफ रिपोज। सो थैंक यू, दिस इज ऑल फॉर टुडे। नोट्स आपको मिल जाएंगे।